प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज मैं एक ऐसी सीरीज़ लेकर के आया हूँ। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे तो यूजीसी नेट का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता का हो, कोई भी परीक्षा हो, कम से कम 30 प्रश्न आना अनिवार्य है। अगर 30 प्रश्न ना आए तो मेरी इस क्लास को डिसलाइक कर देना। पहला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मागधी अपभ्रंश से। अब इस प्रश्न की जो आंसर दिए हैं उनकी हम व्याख्या भी आपको करवाते चल रहे हैं। बड़े ही गौर से और ध्यान लगा करके इस क्लास को देखना है। मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप शौरसेनी अपभ्रंश और विकसित होने वाली भाषाएं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। उसी प्रकार 85 अपभ्रंश से पंजाबी, लहंदा और ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी का विकास हुआ है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का विकास और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगला प्रश्न है, कीर्तलता किस भाषा की रचना है? अवहट्ट, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अवहट्ट भाषा। कौन सी? अवहट्ट भाषा। कीर्तलता विद्यापति की रचना है। हम आपको बता दें, कीर्तलता विद्यापति की रचना है और जिसकी भाषा अवहट्ट है। कीर्तलता को कहानी कहा गया है और जिसमें वीर सिंह व कीर्त सिंह के युद्ध का वर्णन विस्तार से किया गया है। विद्यापति का जन्म 1350 से 1450 ईस्वी माना जाता है। कुछ विद्वान 1350 से 1460 भी मानते हैं। अवहट्ट में इनकी 2 रचनाएं हैं, कीर्तलता और कीर्त पताका, जबकि संस्कृत में इनकी 9 रचनाएं आती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, गंगा पत्तलक, बड़ कृत्य, ये सभी रचनाएं संस्कृत में हैं। मैथिली में इनकी 2 रचनाएं हैं। एक तो पदावली है और दूसरा गोरक्ष विजय इनका नाटक है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार सारे प्रश्नों को मैं हल कराएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको वो आनंद आएगा कि आप बोलेंगे सर ऐसी ही वीडियो हमारे लिए लाते रहें। तीसरा प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 347, 348, 343 और 345। इस प्रश्न का सही उत्तर है 343।
प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 47 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। 348 के अंतर्गत एससी और एचसी में और संसद व राज्य विधान मंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा आती है। 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं आती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा अगला प्रश्न है कि आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो, कुतुबुन, टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, कुतुबुन, अब्दुल रहमान, मंझन। इस प्रश्न का सही उत्तर है अब्दुल रहमान। क्या है? अब्दुल रहमान। प्रिय विद्यार्थियों, अब्दुल रहमान आदिकाल में श्रृंगारिक व मनोरंजक रचना करने वाले कवि हैं। ये हिंदी के प्रथम मुसलमान कवि हैं। इन्होंने संदेश रासक की रचना अवहट्ट या अपभ्रंश भाषा में की और इसका रचना काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेंतर रास ग्रंथ है जो अवहट्ट भाषा में लिखा गया है और देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम ग्रंथ संदेश रासक है। ये एक खंड काव्य है और जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। अमीर खुसरो की भाषा की बात करेंगे, खड़ी बोली है। कुतुबुन की भाषा की बात करेंगे, अवधी है, जबकि मंझन की भाषा भी अवधी है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 है मेरा कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या माधवाचार्य? आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, रामानंद, क्योंकि रामानंद के 12 शिष्य थे। प्रिय विद्यार्थियों, रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था और राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया और परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाशधर्मी गुरु कहा है। रामानंद को आकाशधर्मी गुरु किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि रामानंद है। प्रश्न नंबर 6 है कि सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? कृष्ण भक्ति शाखा की, राम भक्त शाखा की, ज्ञानाश्रयी शाखा की या प्रेमाश्रयी शाखा की? प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, ज्ञानाश्रयी शाखा की ये रचनाकार थी। सहजोबाई ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित हैं और सहजोबाई और दयाबाई दोनों चचेरी बहन थी। कैसी थी? दोनों चचेरी बहन थी। संत चरणदास की शिष्या थी। सहजोबाई की रचनाएं गुरु महिमा, प्रेम प्रकाश आदि मानी जाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति काल 2 धाराओं में बटा था। भक्ति काल 2 धाराओं में बटा था, सगुण और निर्गुण। ये दोनों धाराएं पुनः 2 भाग में विभाजित हैं। अब बात करते हैं भक्ति काल का विस्तार, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के अंतर्गत 2 धाराएं आती हैं, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संत काव्य और एक प्रेम मार्ग आता है। प्रिय विद्यार्थियों,
संत काव्य के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा आती है और प्रेम मार्गी के अंतर्गत सूफी काव्य धारा आती है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी जैसे अन्य कवि आए हैं। मेरा प्रश्न नंबर 7 है कि उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, माधवाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, रूप गोस्वामी। प्रिय विद्यार्थियों, उज्ज्वल नीलमणि श्रृंगार रस का एक विवेचन परक ग्रंथ है। कैसा है? श्रृंगार परक एक विवेचन ग्रंथ है और जिसकी रचना रूप गोस्वामी ने की है। इस ग्रंथ में कृष्ण की प्रशंसा के उदाहरण दिए गए हैं। किसके? कृष्ण की प्रशंसा के उदाहरण दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कि चंदायन किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, कुतुबुन की, मंझन की, मुल्ला दाऊद की। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मुल्ला दाऊद की। प्रिय विद्यार्थियों, चंदायन का प्रकाशन वर्ष 1379 है। कितना है? 1379 है और मुल्ला दाऊद की रचना है और जिसकी भाषा अवधी है। चंदायन को माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा है। क्या कहा है? लोर कहा या लोर कथा भी कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, जायसी की रचना है पद्मावत और जिसका प्रकाशन है 1540। अवधी भाषा इनकी प्रमुख है। प्रिय विद्यार्थियों, कुतुबुन की रचना है मृगावती, जिसका प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे 1503 है। इनकी भी भाषा है अवधी। मंझन की रचना है मधुमालती, जिसका प्रकाशन है 1545। इनकी भी भाषा अवधी मानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, जिसका प्रकाशन मैंने आपको बता दिया है 1379 ईस्वी है। इनकी भी भाषा अवधी है। मेरा अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? श्री राजगोपालचारी ने, महात्मा गांधी ने, मोटूरी सत्यनारायण ने या विनोबा भावे ने? प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास 1915 ईस्वी में संस्थापक इसके महात्मा गांधी थे। प्रश्न नंबर हमारा 10 है। कहता है कि छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है और बा कहता है कि छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। बताइए, इनमें आ और बा दोनों सही हैं, आ और बा दोनों गलत हैं, या आ पूर्णतः और बा अंशतः सही है, या आ पूर्णतः और बा अंशतः सही है? इस प्रश्न का उत्तर ए है, दोनों सही है कथन। कैसे है? सही है कथन। छायावादी युग में एक धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से संबंधित थी, लेकिन संपूर्ण छायावाद काव्य राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। मेरे अजीज
मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, क्योंकि डी बघेली बोली के अंतर्गत आती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको उपभाषाएं एवं बोलियों के बारे में ज्ञात कराते हैं। सारी मान शक्ति, सारी क्षमता आज इस वीडियो पर कर देना। मैं आपसे वचन देता हूं, कम से कम किसी भी एग्जाम में, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे एलटी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, 25 क्वेश्चन फंसना तो अनिवार्य है, कम से कम, अधिक की बात नहीं करता। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है, जिसे कौरवी भी कहा जाता है। ब्रजभाषा आती है, बुंदेली आती है, हरियाणवी आती है। आपको पता है कि हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, कन्नौजी भी आती है। अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब बात करते हैं राजस्थानी की। राजस्थानी के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। उसी प्रकार पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूं, नेपाली और बिहारी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किस पत्रिका में किया गया था? सरस्वती में, आनंद कादंबनी में, सुदर्शन में या हिंदी प्रतीप में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सरस्वती। प्रिय विद्यार्थियों, मेरे अजीज, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और ये संपादक 1920 तक बने रहे। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी के मानकीकरण का प्रयास किया व हिंदी की परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय योगदान महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। दूसरा है कि इन आंदोलन का प्रारंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध है। आप बताइए, ए आर दोनों सही हैं? ए या आ या बा दोनों सही हैं? आ अंशतः व पूर्णतः सही है, आ पूर्णतः व अंशतः सही है, या आ अंशतः सही है या बा अंशतः सही है? प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, दोनों ही सही हैं। कहते हैं कि अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था और इस आंदोलन का प्रारंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। अतः आ और बा दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी। तो आप जानते हैं कि अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ये मालवी की बात करेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मालवी ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है। प्रिय विद्यार्थियों, सौरसेनी का विकास, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी का विकास हुआ है। राजस्थानी के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कि पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी आती है, पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत जयपुरी आती है और उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी आती है। पहाड़ी के अंतर्गत 3 भाषाएं मैंने आपको बता दिया, फिर भी बताते हैं
जिससे आपको पूर्ण रूप से याद हो जाए। कुमायूं गढ़वाली नेपाली अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती हैं और मागधी अपभ्रंश में बिहारी आती है, जिसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा अगला प्रश्न है, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता है? कलकत्ता से। कलकत्ता टाइपिंग मिस्टेक है। कलकत्ता से, हैदराबाद से, अहमदाबाद से, इलाहाबाद से। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, हैदराबाद से। कहाँ से? हैदराबाद से। कल्पना के नाम से एक द्वैमासिक पत्र का प्रकाशन सन 1949 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक होता रहा और इस पत्र का प्रकाशन हैदराबाद से होता था। आर्येंद्र शर्मा कल्पना के प्रधान संपादक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि माध्यम पत्रिका के संपादक कौन थे? सत्य प्रकाश मिश्र, नंद किशोर नवल, काशीनाथ सिंह या रविंद्रनाथ कालिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सत्य प्रकाश मिश्र। माध्यम पत्रिका आपको बता दें, ये त्रैमासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन की बात करें 1964 है। संपादक की बात करें सत्यप्रकाश मिश्र हैं और ये प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका थी। नया ज्ञानोदय मासिक पत्रिका 2002 इसका प्रकाशन वर्ष है। रविंद्र कालिया इसके प्रमुख संपादक थे और ये दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका थी। कसौटी त्रैमासिक पत्रिका थी। 1991 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। संपादक की बात करेंगे तो नंद किशोर नवल हैं और ये पटना से निकलने वाली पत्रिका थी। प्रश्न नंबर 17 है कि रेखा चित्र और संस्मरण के बीच विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। वह कहता है कि इनमें से ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। आ सही, ब सही, अ गलत, ब सही, अ गलत, ब गलत, आ सही, ब गलत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, दोनों ही सही हैं। कैसे हैं? दोनों ही सही हैं। दोनों कथन सही हैं और रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का अनुवाद है। ध्यान रखिएगा, रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का अनुवाद है और रेखा चित्र में मिलती जुलती विद्या संस्मरण है, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द मियोयर्स है। प्रिय विद्यार्थी, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषाओं की विकास का सही अनुक्रम क्या है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी, पाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप जानते हैं, प्रश्न के आधार पर तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी है, लेकिन सही क्या होता है? सही रूप वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। सरेपा, सोम प्रभु सूरी, गोरखनाथ, सोम प्रभु सूरी, सरेपा, हेमचंद, सरेपा, गोरखनाथ,
हेमचंद, सोमप्रभु सूरी, सोमप्रभु सूरी, गोरखनाथ, सरेपा, हेमचंद। प्रिय विद्यार्थियों, आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले सरेपा आता है। अगर मैं इसे देखें तो मेरे पास ए और सी आ रहे हैं, बी और डी को हम क्रॉस कर देंगे। अब दो में देखते हैं प्रभु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सरेपा। का समय की बात करेंगे 8वीं सदी, 7वीं और 8वीं सदी के माने जाते हैं। जबकि सोमप्रभु सूरी की बात करेंगे 10वीं सदी और गोरखनाथ की बात करेंगे 11वीं सदी और हेमचंद की बात करेंगे तो ये 12वीं सदी के आते हैं, जिन्होंने शब्दानुशासन नाम की एक रचना लिखी है। अगला प्रश्न है, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर रचना की है? महादेवी वर्मा ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ओमवती देवी ने या सत्यवती देवी ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। क्या है भैया? ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने अपने रेखा चित्र मेरा परिवार 1972 में पशु पक्षियों के केंद्र में रखकर रचना की है। और इस रचना में महादेवी ने अपने पालतू पशु पक्षियों का विस्तृत वर्णन किया है। जैसे नीलकंठ को मोर कहा जाता है, गिल्लू को गिलहरी, सोना को हिरड़ी, दुर्मुख को खरगोश, गौरा को गाय, नीलू को कुत्ता, निक्को को नेवला, रोजी को कुतिया और रानी तो अपनी घोड़ी है ही। प्रिय विद्यार्थी, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943 और मेरा परिवार 1972। अगला प्रश्न है, इन कवियों को सही कार्यक्रम में चुनिए। केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, पद्माकर। मतिराम, पद्माकर, चिंतामणि, केशवदास। पद्माकर, केशवदास, मतिराम, चिंतामणि, केशवदास, चिंतामणि, पद्माकर, मतिराम। इन्हें क्रम से लगाइए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अब हम आपको इनकी उम्र के बारे में बताते हैं, जीवन के बारे में बताते हैं। केशवदास का जन्म आप जानते हैं कि 1555 में होता है, 1617 में इनका देहावसान होता है। चिंतामणि की बात करेंगे 1609 में इनका जन्म होता है और 1685 में इनका देहावसान होता है। मतिराम की बात करेंगे 1617 और 1701 में इनका देहावसान होता है। पद्माकर 1753, 1833 ईस्वी इनका देहावसान होता है। मेरा अगला प्रश्न है, सही कृति क्रम को पहचानिए। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगमाड़ी, पल्लव, युगांत, गुंजन, युगमाड़ी, गुंजन, पल्लव, युगांत, युगमाड़ी, पल्लव, गुंजन, युगांत, वो युगमाड़ी, युगांत। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर तो है ए। अब इसका हम समय बताते हैं आपको। पल्लव छायावादी रचना है और आप ये तो जानते हैं कि ये सभी रचनाएं पंत जी की। पल्लव का प्रकाशन है 1928, यह छायावादी रचना है। गुंजन भी एक छायावादी रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष 1932 है। युगांत एक प्रगतिवादी रचना है। कैसी? प्रगतिवादी रचना है। इसका प्रकाशन की बात करेंगे 1936 है। युगवाणी ये भी एक प्रगतिवादी रचना है और जिसका प्रकाशन वर्ष 1939 है। अगला प्रश्न है कि सेठ बांकेमल किसकी रचना है? टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं मेरे प्रिय साथियों। सेठ बांकेमल किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की।
यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, जाने पहचाने अमृतलाल नागर जी। आप जानते हैं कि सेठ बांकीमल अमृतलाल नागर द्वारा 1916 में इनका जन्म होता है और 1990 में इनका देवसान होता है। और साठी सेठ बांकीमल एक इनका उपन्यास विद्या की रचना है। अब पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों की चर्चा हम आपको कराते हैं। मैंने इस नोट्स को बड़ा ही मेहनत से प्रस्तुत किया है, बहुत समय दिया है, जो आपको आज प्रस्तुत करा रहे हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म 1900 ईस्वी में होता है और 67 वर्ष की उम्र पाकर के 1967 में ये इस संसार से चल बसते हैं। इन्होंने बहुत ही परिश्रम करके चंद हसीनों के खतूत 1927 इन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुत करके एक उपन्यास को लिखा। दूसरा है इनका दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, जीजाजी 1937, फागुन के दिन 1960। बात करते हैं यशपाल की। यशपाल का जन्म 1903 को होता है और 1976 में इनकी मृत्यु होती है। दादा कामरेड 1941 इनका बहुत ही सुंदर उपन्यास है। देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1948, अमिता 1956, झूठा सच 1958, 60 दो भागों में, अप्सरा का सांप 1965, क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं भगवती चरण वर्मा की। इनका जन्म भी 1903 को होता है, जब यशपाल का होता है, और इनका देहावसान की बात करेंगे 1981। इन्होंने पतन उपन्यास 1927 में लिखा है। चित्रलेखा 1934 में, 3 वर्ष 1936 में, 3 वर्ष 1936 में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, आखिरी दांव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ और सहीसीमा 1962, थके पांव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968, सभी नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग का साण कहानी की रचना किसने की? से मूर्ति ने, संजीव ने, उदय प्रकाश ने या संजय ने? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, उदय प्रकाश। कौन? उदय प्रकाश। बात करते हैं शिव मूर्ति की कहानियां हैं कसाई बाड़ा 1980, तिरिया चरित्र। संजीव की बात करेंगे तो संजीव ने सफ़रनामा 1981,
दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993, ब्लैक होल 1997, गुफा का आदमी 2000। उदय प्रकाश की कहानियाँ हैं। दरियाई घोड़ा तिरिच 1989, पाल गोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की मशहूर है मेरे भाई 2001। संजय की बात करेंगे। कामरेड का कोट 1993। ये संजय की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था? गिरीश कर्नाड, इब्राहिम मलकाजी, सत्यदेव दुबे, कारंत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। हिंदी नाटकों में मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड ने किया और यक्षगान मनोरंजन और आम लोगों को शिक्षित करने के साधन के रूप में वैष्णव भक्ति आंदोलन से पैदा हुई है। तो आप जानते हैं कि यक्षगान किससे पैदा हुआ है? वैष्णव भक्ति आंदोलन से। गिरीश कर्नाड 1938 में इनका जन्म होता है और 2019 में ये इस संसार को छोड़ के विदा हो जाते हैं। लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक और नाटककार ये रहे हैं। इब्राहिम मलका जी की बात करें तो भारतीय रंगमंच निर्देशक व नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निर्देशक भी रहे हैं। सत्यदेव दुबे की बात करें तो सत्यदेव दुबे का जन्म 1936 को होता है और 2011 में इस संसार से विदाई ले लेते हैं। भारतीय रंगमंच निर्देशक, अभिनेता, नाटककार, पटकथा लेखक भी थे। अब बात करेंगे भैया के.वी. कारंत की। बाबू कोडी वेंकट रमन कारंत इनका पूरा नाम है। क्या है? बाबू कोडी वेंकट रमन कारंत 1929-2000 भारत के सुप्रसिद्ध रंगमंचकर्मी, निर्देशक, अभिनेता, लेखक, फिल्म निर्देशक और संगीतकार के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा, मृदुल खुद अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आप जानते हैं, ज्यों त्यों आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। किसी की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब रूप का विस्तार किया जाए तो रूपक अलंकार होता है। और जब किसी भी पंक्ति में एक शब्द दो बार आ जाए और जिसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आचार्यों के बीच क्रम में कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही नहीं है? भामा, दंडी, आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र। आनंदवर्धन अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ, भटनायक, विश्वनाथ, कुंतक, जगन्नाथ, भरत, भामा, कुंतक, जगन्नाथ। सही नहीं है पूछा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्या होगा? डी। क्या होगा? डी।
अब हम आपको आचार्य और उनके समय के बारे में बताते हैं। भरत दूसरी सदी के ईसा पूर्व माना जाता है। भामा छठी सदी का माना जाता है। दंडी 7वीं, वामन 8वीं और आनंदवर्धन 9वीं सदी का उत्तरार्थ माना जाता है। भटनायक 9वीं सदी, अभिनव गुप्त 10वीं सदी उत्तरार्थ और कुंतक 10वीं सदी उत्तरार्थ, क्षेमेंद्र 11वीं सदी का उत्तरार्थ और विश्वनाथ 14वीं सदी का पूर्वार्ध। जगन्नाथ की बात करेंगे, वही पंडित जगन्नाथ। रमणीयार्थ का ये 17वीं सदी के थे पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, कृति कार्यक्रम की दृष्टि से कौन सी सही है? रामचंद्रिका, ललित ललाम, जगत विनोद, बिहारी सस्सई, पल्लव, परिश्रम, परिमल, लहर नीरजा, वरदान गवन कंकाल चित्रलेखा, कुल्ली भाट, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, पथ के साथी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, कुल्ली भाट, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, पथ के साथी। कौन सा? पथ के साथी। अगला प्रश्न है, भाई कुल्ली भाट एक उपन्यास है। क्या है? कुल्ली भाट उपन्यास है। 1939 में इसका प्रकाशन किया निराला द्वारा। अतीत के चालचित्र रेखा चित्र की विद्या है। 1941 महादेवी वर्मा। आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में होता है, 1987 में मृत्यु होती है। माटी की मूर्ति रेखा चित्र है। 1946 ये यूजीसी नेट में लगा हुआ है। राम वृक्ष बेनीपुरी का ये उपन्यास है। पथ के साथी ये रेखा चित्र की विद्या है। 1956 इसका प्रकाशन वर्ष है। ये महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न है कि रचना का कार्यक्रम में सही का निर्देश कीजिए। क्या कीजिए? निर्देश कीजिए। दिनकर, बच्चन, आगे, मुक्तिबोध, बच्चन, दिनकर, आगे, मुक्तिबोध, आगे, दिनकर, बच्चन, मुक्तिबोध, दिनकर, आगे, मुक्तिबोध, बच्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। आप जानते हैं कि बच्चन का जन्म 1907 को होता है और 2003 में ये संसार से विदा ले लेते हैं। दिनकर का जन्म 1908 को होता है। 1974 में ये भी इस संसार को छोड़ जाते हैं। आगे 1911 और 1987 ये भी साहित्य की दुनिया से मुंह मोड़ के चले जाते हैं। मुक्तिबोध 1917, 1964 इन्होंने इस भारत से विदा ले ली। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृति कार्यक्रम की दृष्टि से कौन सी सही है? बीड़ा, ग्राम्या, लोकायतन, कला और बूढ़ा, चांद, निहार, रश्मि, दीपशिखा, संध्या गीत, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, प्रेम पथिक, जरना, लहर, आशु। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, गीतिका 1936 की है। कुकुरमुत्ता आप जानते हैं 1942, बेला 1946 और अर्चना 1950। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कृति कार्यक्रम कौन सा है? सुखमय जीवन, शरणार्थी, ठुमरी, दो बांके। शरणार्थी, ठुमरी, सुखमय जीवन, दो बांके, ठुमरी, सुखमय जीवन, शरणार्थी। डी है सुखमय जीवन, दो बांके, शरणार्थी, ठुमरी।
अगला प्रश्न है इसका, इस प्रश्न का उत्तर है भैया डी। आप जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये रचना है। वैसे क्या कर दिया मैंने, 2 बाकी क्यों आएगा, 11 है ना पहले। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। क्या है? डी। सुखमय जीवन 1911 चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, जिन्होंने सुखमय जीवन 1911 चंद्र शर्मा गुलेरी, इनका जन्म 1883 को होता है और 1922 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये जयपुर के रहने वाले थे। 2 बांके 1938, भगवती चरण वर्मा 1903 में इनका जन्म होता है और 1981 में इनकी मृत्यु हो जाती है। शरणार्थी 1948, अगी 1911, 1987, ठुमरी 1959, फणीश्वरनाथ रेणु 1921, 1977 की बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम क्या होगा? दादू, कबीरदास, सुंदरदास, मलूकदास, मलूकदास, सुंदरदास, कबीरदास, दादू। सुंदरदास, मलूकदास, दादू, कबीरदास, कबीरदास, दादू, मलूकदास, सुंदरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। आप जानते हैं कि कबीरदास का जन्म 1398 को होता है और 1518 ईस्वी में संसार से विदा हो जाते हैं। कबीरदास का जन्म 1398, 1518 ईस्वी को होता है, जबकि दादू दयाल की बात करेंगे तो 1544, 1603। उसी प्रकार मलूकदास का जन्म 1574 को होता है, 1682 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सुंदरदास कौन है? सुंदरदास, इनका जन्म 1596 और 1689 इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य भक्तियों और कवियों को सुमिलित कीजिए। क्या है भैया? मिलान करना है कि नैया बीच नदिया डूबत जाए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका के गए सबके दाता राम, गुरु सुबह जे पथ दिखावा, तब लगे ही जीवो भलो, देवो हुओ नधी। रहीमदास, कबीरदास, खुसरो, मलूकदास, किन की पक्ति है उससे इसे मैच कीजिए। तो आप जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बी है। क्या है? बी है। मिलाने को हम भूल गए, फिर भी हम आपको बताते हैं कि नैया बिच नदिया डूबत जाए। आप जानते हैं ऐसी बातें कौन करता है? सिवा कबीर के कौन करेगा? अजगर करे न चाकरी, ये तो दुनिया संसार में पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या क्या गांव के व्यक्ति भी जानता होगा कि ये मलूकदास की है। गुरु सुबह जय पथ दिखावा, आप जानते हैं भाई सुबह का मतलब सुआ है, वही तोता, ये जायसी। और तब लग ही जीवो भलो, देवो होय नधीम, ये रहीमदास जी कहते हैं। आप मिला लो। इसलिए मेरा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मृगावती, जायसी, मधुमालती,
मुल्ला दाऊद, चंदायन, मंझन, अखराबट, जायसी। प्रिय विद्यार्थियों, इन्हें मैचिंग करने का दायित्व तो मेरा है। इनका आंसर नहीं बना सका, फिर भी हम आपको ये मैच कराते हैं। मृगावती आप जानते हैं कुतुबुन की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे 1503 है। मधुमालती 1545 ईस्वी ये मंझन की रचना है। चंदायन 1379 ईस्वी प्रसिद्ध है ये तो मुल्ला दाऊद, अखराबट, जायसी। प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरी इसी क्लास से नोट्स को बनाते जाएं, बहुत ही लाभदायक होगा। और आपने परीक्षा दी होगी तो आज इस क्लास को देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने प्रश्न इस क्लास से फंसेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमिलित करें। समय, साकेत, कांड, पद्मावत, खंड, पृथ्वीराज रासो, सर्ग, रामचरितमानस। तो आप जानते हैं इसमें सबसे सरल तो रामचरितमानस में जानते हो कांड। साकेत में आप जानते हैं सर्ग हैं। आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो में समय है और पद्मावत में खंड है। हम आपको बताते हैं किसमें कितने सर्ग हैं, कितने खंड हैं और कितने कांड हैं। पृथ्वीराज रासो में समय को बताया गया है, इसमें 69 समय है, ये चंद्रप्रदाय की रचना है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ये तुलसीदास की रचना है। पद्मावत में 57 खंड हैं, जायसी की रचना है। और साकेत में 12 सर्ग हैं, मैथिली शरदगुप्त की रचना है। निम्नलिखित मेरा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को आलोचकों के साथ सुमिलित कीजिए। बिहारी सतसई, लाला भगवान दीन, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी पदम सिंह शर्मा, बिहारी और देव विश्वनाथ। इसे आप मैच करें। प्रिय विद्यार्थियों, इसे कैसे मैच करना है? आप जानते हैं कि बिहारी सतसई पदम सिंह शर्मा की है। देव और बिहारी आप जानते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र की है। और बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और बिहारी और देव लाला भगवान दीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कारों और नाटकों को सम्मिलित कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अमर राठौर, पंडित उदय शंकर भट्ट कर्तव्य, चतुर्सेन शास्त्री विक्रमादित्य, सेठ गोविंद दास राक्षस का मंदिर। आप इन्हें मिलान कीजिए। मैंने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं लिख पाए, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर भी आप तो समझदार हैं, मिलान तो मेरा कराने का दायित्व तो है। प्रिय विद्यार्थियों, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने राक्षस का मंदिर 1931 नाटक लिखा था। राक्षस का मंदिर लक्ष्मी नारायण मिश्र ने कब लिखा? 1931 में। अब बात करते हैं पंडित उदय शंकर भट्ट की। इन्होंने विक्रमादित्य 1929 नाटक लिखा। विक्रमादित्य 1929, पंडित उदय शंकर भट्ट।
चतुर्सेन शास्त्री की बात करें, अमर राठौर 1923 ईस्वी। अब सेठ गोविंद दास की बात करेंगे। आप जानते हैं कि कर्तव्य बचा हुआ है, यह इनका नाटक है। अगला प्रश्न है, बात करते हैं कि विखंडन की अवधारणा का संबंध किस बात से है? आधुनिकतावाद से, संरचनावाद से, नई समीक्षा से या उत्तर आधुनिकतावाद से? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। क्या है? बी, संरचनावाद आएगा उत्तर। क्या आएगा? संरचनावाद। क्या आएगा? संरचनावाद। प्रिय विद्यार्थियों, विखंडनवाद, विखंडन सिद्धांत पश्चिम की समीक्षा प्रणाली का नवीनतम आविष्कार है और फ्रांस के दार्शनिक, भाषाविद और आलोचक जोग देरिदा को आप जानते ही हैं। जोग देरिदा इस पद्धति के जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं, आविष्कारक माने जाते हैं। और विखंडन सिद्धांत को बिन निर्मितवाद भी कहा जाता है। विखंडनवाद को क्या कहा जाता है? बिन निर्मितवाद भी कहा जाता है। यह उत्तर संरचनावाद का सशक्त अकादमीय आंदोलन है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा एक प्रश्न नहीं है, मेरे एक प्रश्न में 20 प्रश्न फंसते हैं कम से कम। आप नोट्स को बनाते जाएं, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। निरंतर अभ्यास को करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार नायिका, श्रृंगार, नीति या भक्ति? इस प्रश्न का उत्तर है सी। आप जानते हैं ये नीति है। कैसा नीति ग्रंथ है? मैंने यहाँ लिख रखा है, व्याख्या बनाकर के ध्यान नहीं रहता है कि वृंद सत्सई वृंद कवि 1704 ईस्वी का नीति ग्रंथ है। समय लगभग 700 दोहे हैं और लोग इसके दोहों को ब्रह्मवश बिहारी का दोहा समझ बैठते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्र, टाइपिंग मिस्त्र है, क्या है? चित्राधार। क्या है? चित्राधार। क्या है? चित्राधार किसकी रचना है? उदय शंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, रामेश्वर शुक्ल अंचल? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। क्या है? ए। प्रिय विद्यार्थियों, चित्राधार 1918 जयशंकर प्रसाद का एक मुक्तक काव्य है। कैसा? मुक्तक काव्य। चित्राधार 1918 जयशंकर प्रसाद का मुक्तक काव्य है और जयशंकर प्रसाद 1889 1937 ईस्वी, उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ बास 1910, बब्रू वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। इनकी ये रचना है। अब बात करते हैं रामनरेश त्रिपाठी की। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 को होता है और 1962 में इनकी मृत्यु होती है। आप जानते हैं कितनी प्रसिद्ध रचना है इनकी? मिलन। मिलन 1917। आप जानते हैं कि 17 की उम्र में मिलन होता है।
पथिक 20 वर्ष में चल बल अपनी राह को चलता है, सक्सेस होने की कोशिश करता है। मानसी 1927 स्वप्न, जब व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती 28 वर्ष की उम्र में और अच्छी शिक्षा प्राप्त न करने के कारण 29 वर्ष के होते होते उसे स्वप्न आने लगते हैं। कहता है यदि मैंने अच्छी पढ़ाई कर ली होती तो आज सक्सेस होता। मुकुटधर पांडे का जन्म 1995 में होता है। मुकुटधर पांडे का जन्म 1895 को होता है और 1989 में इनकी मृत्यु होती है। पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, ये मुकुटधर पांडे के हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल का जन्म 1995 ईस्वी, मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1940, करील 1942, लाल चूनर 1944, बरसात के बादल, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि मेरी तेरी उसकी बात, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? भगवती चिड़वर्मा की, यशपाल की, उदय शंकर भट्ट की, अमृतलाल नागर की। इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं। ये यशपाल का उपन्यास है और मैंने अभी आपको बताया था कि यशपाल का जन्म 1903 बताया था। कितना बताया था? 1903। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी तेरी उसकी बात 1974 की ये रचना है। और यशपाल का ये उपन्यास है। इस उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज के राजनीतिक संघर्ष का चित्रण है। यशपाल प्रकृतवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यास माने जाते हैं। आपको बता दें कि भगवती चिड़वर्मा का जन्म 1903 को होता है और 1981 में इनकी मृत्यु होती है। मैं आगे भी बता चुका हूँ। इनका उपन्यास है पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दांव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिखरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, सबई नचावत राम गोसाई 1972, प्रश्न और मरीचिका 1973। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम यशपाल के बारे में बात करते हैं। यशपाल का मैंने आपको बताया 1903 में इनका जन्म होता है और 1976 में इनकी मृत्यु हो जाती है। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच 1958, 1960 2 भाग में आपको बता चुका हूँ पहले। 12 घंटे 1962, अप्सरा का सांप 1965, फंसे क्यों फंसे 1968, मेरी तेरी उसकी बात 1974। प्रिय विद्यार्थियों, उदय शंकर भट्ट को भी देखते हैं। उदय शंकर भट्ट का जन्म 1898 को होता है और 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1956, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960, अमृतलाल नागर 1916, 1990,
महाकाल 1947, सेठ बांकेमल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज की मोहरी 1959, सुहाग की नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक दा नेम सा रंडे 1972, मानस का हंस 1972, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करबट 1985, पीढ़ियाँ 1990। अगला प्रश्न है, प्रश्न 42 है कि ब्रजबुली का प्रयोग कहाँ होता है? बिहार में, ब्रज क्षेत्र में, उड़ीसा में, बंगाल में। आप जानते हैं कि ब्रजबुली का प्रयोग बंगाल में होता है। कहाँ होता है? बंगाल में होता है। कहाँ होता है? बंगाल में होता है। ब्रजबुली का प्रयोग उत्तर भारत के पूर्वी प्रदेश, मिथिला, बंगाल, असम में भक्त कवि कृष्ण लीला के लिए करते थे। किसके लिए? कृष्ण लीला के लिए करते थे। और ब्रजबुली शब्द का प्रयोग अभी तक केवल बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त की रचना में मिला है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880, 1857, 1873, 1860। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1873। भारतेंदु द्वारा प्रकाशित व संपादित हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 के प्रकाशन वर्ष को महत्वपूर्ण घटना माना व टिप्पणी की कि हिंदी नई चाल में 1873 में ढली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अलंकार कौन सा है? ये तो गलत प्रश्न हो गया, इसे छोड़ते हैं। आगे, राधा कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? आत्मजयी, अग्निलोक, भूमिजा, रसमरथी। इस प्रश्न का सही उत्तर है अग्निलीक। क्या है? अग्निलीक। छायावाद का पतन किस लेखक की रचना है? शांत प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजय देवनार शाही, डॉक्टर देवराज। आप जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 1948, डॉक्टर देवराज। ये आलोचक और आलोचनाएं डॉक्टर देवराज ने छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं। अगला प्रश्न है कि इनमें से तार सप्तक का कवि नहीं है? रामविलास शर्मा, गजानन मुक्तबोध, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, शमशेर बहादुर सिंह। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। आपको बताते हैं कि प्रथम सप्तक में कौन कौन आता है। मैंने तो गीत के माध्यम से याद कर रखा है। मैं कैसे याद कर रहा है, मैंने आपको बताते हैं कि आगे राम मुक्ति बोधि प्रभाकर माचवे, नमी चंद गिरजा कुमार राम बेल, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। आगे राम मुक्ति बोधि प्रभाकर माचवे, नमी चंद गिरजा कुमार, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। प्रिय विद्यार्थियों, आगे से हो जाता है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने, आगे राम से हो जाता रामविलास शर्मा, और मुक्तिबोध से हो जाता है गजानंद माधव मुक्तिबोध, और प्रभाकर माचवे से हो जाता है प्रभाकर माचवे बलवंत, और नेमीचंद से हो जाता है नेमीचंद्र जैन, और गिरजा से हो जाता है गिरजा कुमार माथुर, और भारत भूषण अग्रवाल तो है ही। और दूसरे सप्तक के कवि हैं। हम आपको बताते हैं
मैंने कैसे याद किया है कि शमशेर भवानी शकुंतला हरि नारायण नरेश, धर्मवीर रघुवीर बोलो धर्मवीर रघुवीर। आपको बताते हैं, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरे सप्तक को मैंने कैसे कंठस्थ किया है आपको बताते हैं। कैसे कि प्रयाग मदन विजय कुमार सर्वेश नाथ चौधरी, प्रयाग मदन विजय कुमार सर्वेश नाथ चौधरी। प्रयाग से हो जाता है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन से हो जाता मदन बादशाहन, और विजय देवनाड़ शाही से विजय देवनाड़ शाही, कुंवर से कुंवर नारायण, सर्वेश दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। प्रिय विद्यार्थियों, अब चौथे सप्तक के बारे में बताते हैं। मैंने कैसे इन कवियों को याद किया है, क्रम से। वो भी ये सारे जो मैंने बताए हैं ना, वो सभी क्रम से हैं। अब राज स्वदेश नंद सुमन, अब राज स्वदेश नंद सुमन, श्री रामियो राजंदर, श्री रामियो राजंदर। अब राज स्वदेशियो नंद सुमन, श्री रामियो राजंदर, श्री रामियो राजंदर। अब से हो गया अवधेश कुमार, राज से हो गया राजकुमार कुंभज, स्वदेश से हो गया स्वदेश भारती, नंद से हो गया नंद किशोर आचार्य, सुमन से हो गया सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। अगला प्रश्न है कि बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है। नहीं, अगला प्रश्न है 48। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। क्या है? सी। सॉरी, कहाँ मार दिया। 14 सितंबर 1949। क्या है? 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है। राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, आंध्र प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही परिश्रम के साथ मैंने इस प्रश्न को चुन चुन के रखा है। उम्मीद होगी कि सीरीज को आप देखेंगे। यदि आपके हित की ये सीरीज हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि महत्वपूर्ण नहीं हो तो मेरे वीडियो को लाइक छोड़ो, डिसलाइक कर देना। धन्यवाद।